कि ब्राह्मण संसद का प्रसाद है, ब्राह्मणों का प्रसाद है, तो सभी लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि संक्षिप्त में बहुत सारे सबके मुद्दे आ गए, लगभग म्यूचुअल मुद्दे ही थे। किसी का आरक्षण पर था, किसी का SC/ST एक्ट पर था, किसी का ब्राह्मण कल्याण बोर्ड था, किसी का ब्राह्मण एक्ट था, लगभग म्यूचुअल थे। ये सारे मुद्दे हैं। आज़ाद सेना की तरफ से मुद्दे यही है कि ब्राह्मण समाज को आरक्षण की लड़ाई तुरंत बंद कर देनी चाहिए, पहला। उसका कारण बताऊंगा और 4-5 मुद्दे बताऊंगा और उसको खत्म करूंगा। देश की 32% आबादी का ठेका 3%, 3.5% ब्राह्मणों ने नहीं लिया है। कोई भी पंजाबी, सिंधु, बनिया, कायस्थ या छत्री आरक्षण विरोधी संगठनों में संख्या का अनुपात देख लीजिए, 80% आबादी ब्राह्मण समाज की है। क्या 32% की ठेकेदारी सिर्फ 3.5% लोग लेंगे? तो ब्राह्मण समाज को आरक्षण का विरोध करने की बजाय आरक्षण की मांग करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 16% और उत्तराखंड में 22% आबादी है और हमें हमारा हक चाहिए। यानी कि हम आरक्षण मांगेंगे उत्तर प्रदेश में कि हमें 16% आरक्षण उत्तर प्रदेश में चाहिए, हमारे ब्राह्मणों को चाहिए। किसी की ठेकेदारी नहीं चाहिए हमें, ना हम हिंदू समाज की ठेकेदारी लेंगे। और अगर ब्राह्मणों का उत्थान करना है, देश का उत्थान करना है, धर्म का उत्थान करना है, तो उसके सबसे पहले ब्राह्मण का उत्थान करना है। ब्राह्मण रहेगा तो धर्म रहेगा और धर्म रहेगा तो देश रहेगा। तो ब्राह्मण को बचाने के लिए आरक्षण का विरोध करके हम SC/ST वर्ग के समुदाय को अपना दुश्मन बनाते हैं। क्यों बनाना दुश्मन? क्यों दुश्मन बनाना? हमें अपना हक लेना है, लड़कर, छीनकर, जैसे मिलेगा। तो आरक्षण पर लड़ाई नहीं लड़नी बल्कि मांगना चाहिए। गुरुदेव भी पहले इस बात का बहुत समर्थन करते थे। धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, आरक्षण को मांगना चाहिए। SC/ST एक्ट जितने भी दर्ज होते हैं, उन SC/ST एक्ट में करीब अधिकतर आबादी जो दर्ज होती है OBC पर होती है। ब्राह्मण समुदाय पे वही SC/ST एक्ट दर्ज होते हैं 80%, जिस पर स्वयं ब्राह्मण लगवाता है। तो ये चीज को समझना है। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में आज हर तीसरी FIR वर्तमान भागवा सरकार में ब्राह्मणों पर दर्ज हो रही है। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, कि हर तीसरी FIR ब्राह्मणों पर दर्ज हो रही है। ये मतलब ऐसे काल कपोल बातें नहीं कर रहा हूं। तो सवाल ये है कि SC/ST एक्ट का विरोध करने की बजाय यह है कि सिस्टम में अपने लोग पहुंचेंगे तो शायद मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। तीसरा यह है कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में संस्कृत महाविद्यालयों का पुनरुत्थान होना चाहिए। इसकी मांग करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको संस्कृति बचाना है तो संस्कृत बचाना है, और संस्कृत आपकी बचेगी संस्कृत महाविद्यालय। तो इन मुद्दों पर तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा यह है कि जिस तरीके से हम कोई जाति का नाम ले देते हैं और SC/ST एक्ट लग जाता है, उसी तरीके से ब्राह्मण एक्ट होना चाहिए कि अगर जो कोई भी समुदाय और जाति विशेष का व्यक्ति पंडितवा और ब्राह्मणवा बोले तो ये हमारी जाति का अपमान है, और उस पर उसी तरीके से धर्म पंजीकृत होना चाहिए जिस तरीके से अन्य समुदाय और जातियों के आधार पर लगता है। तो हमें SC/ST एक्ट का विरोध करने की बजाय मुझे लगता है कि हमें ब्राह्मण सुरक्षा कानून, जिसका नाम हो, उस कानून की मांग करनी चाहिए, ब्राह्मण सुरक्षा कानून। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे संगठनों ने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं खुद ही आरक्षण का और SC/ST एक्ट का विरोधी रहा हूं। लेकिन अब जाके आंखें खुली हैं कि ब्राह्मण समाज SC/ST एक्ट में अव्वल दर्जे पर है। यानी कि देश की 80% आबादी के लिए ब्राह्मण लड़ रहा है, 32% आबादी के लिए ब्राह्मण लड़ रहा है, 97% आबादी के लिए हिंदू के नाम पर ब्राह्मण लड़ रहा है। मुझे ये चीज बताइए, आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का सिर्फ इस वजह से मैं बहुत सम्मान करता हूं, सिर्फ इस वजह से, संगठन के नाम पर नहीं, सिर्फ इस नाम पर करता हूं। कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं पर हत्या होगी, कोई संगठन पहुंचे ना पहुंचे, कोई व्यक्ति पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन ये आत्मा, ये महापुरुष, ये समाज के कुलश्रेष्ठ मैंने हर जगह पाया, इसलिए सम्मान है इनके लिए। बहुत सारे संगठन हैं, आप भी हैं, हम नहीं भी पहुंच पाते हैं, नहीं भी आवाज उठा पाते हैं, लेकिन आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी वहां मौजूद मिलते हैं। न्याय मिलने वो सरकार की जिम्मेदारी है, न्याय देती है या नहीं देती, लेकिन हमारी जिम्मेदारी जो है वो आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी पूरी करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो संगठन है बहुत सारे, अभी जो फैसला माननीय अध्यक्षा और अध्यक्ष महोदय जो सार निकालेंगे, और आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी की सहमति अगर उस पर मैं चाहता हूं, और जो निर्णय बनेगा उस पर हम सब लोग काम करेंगे। बहुत सारी चीजें, इन चीजों पर हमें समझना है। जैसे आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने एक बात कही, बहुत अच्छा है कि हमें पूरे राष्ट्र, देश या प्रदेश की चिंता करने की बजाय अपनी अपनी विधानसभा का नेता बनना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जाने कितने मेरे साथी मित्र हैं, पार्टियां बनाई, चुनाव लड़े,
और वो अपनी ही विधानसभा में 200, 132, 632 वोट से ज्यादा नहीं पा पाए, विधानसभा में और लोकसभा में भी। उसका कारण ये रहा कि उन्होंने उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बंगाल, दुनिया भर में इकाइयां बना दी, अपनी विधानसभा में काम नहीं किया। तो अपनी अपनी विधानसभा का नेता बनिए, और मैं कह रहा हूं अपनी अपनी विधानसभा को चुनिए, अपनी विधानसभा में काम करिए और ब्राह्मण समाज के लिए करिए। आप ये निश्चित कर लीजिए, जिस दिन अपनी विधानसभा से आपने 20,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लिया, लिख लीजिए उस दिन विधायक अगले आप होंगे, सदन में आपकी आवाज गूंजेगी। विधानसभा 20,000, सिर्फ 20,000 लोगों की बात कर रहा हूं। चुनाव 50,000 पे जीता जाए, 60,000 पर जीता जाए, 80,000 पर जीता जाए, लेकिन 20,000 ब्राह्मणों में वो क्षमता है कि 80,000 लोगों को वो आपके समर्थन में खड़ा करेंगे। यही सच है, क्योंकि ब्राह्मण से ज्यादा कन्विक्शन किसी के पास है ही नहीं, इतना कन्विंस पॉलिसी है उनके पास। एक ब्राह्मण 3 लोगों को वोट डलवाने में सक्षम है, ये हकीकत है। और अगर हम ये इन चीजों पे पड़े रहे कि नहीं हमारी जाति का भाजपा से खड़ा होगा तो हम वोट देंगे, इससे उत्थान नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा समाज में। मैं तो चाहता हूं कि आप सब लोगों की अगर सहमत बने, और हम संगठन की तरफ से भी चाहते हैं, तो एक राजनीतिक विकल्प उत्तर प्रदेश को दिया जाए, उत्तराखंड को दिया जाए, और हम सब मिलकर अपनी अपनी विधानसभा में लड़ें। हम कहीं पर भी जाके ना गोरखपुर में काम करेंगे, ना बनारस में करेंगे, ना बलिया में, ना देवरिया में। हम काम करेंगे विकास दुबे के उस गढ़ में, जहां पर विकास दुबे के नाम पर, मुझे विकास दुबे से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन विकास दुबे के नाम पर 68 ब्राह्मणों के ऊपर जो जुल्म किया गया, मैं उनके घर के बगल में रहता हूं। 68 ब्राह्मण निर्दोष थे, जेल की सलाखों के पीछे आज सड़ रहे हैं। 3 महिलाएं हैं, उसमें एक खुशी दुबे है। मैं उनकी माता जी का एक नंबर, मुझे मेरे बड़े भाई हैं विनय तिवारी जी, नंबर लिया, तो मैं उनसे बात नहीं करता हूं अब, क्योंकि जब बात करता हूं तो वो माँ के जो आंसू हैं छलकते हैं, वो पीड़ा जो उठती है कि एक नाबालिग बेटी को जेल की सलाखों के पीछे किस आधार पर सड़ाया जाए। 19 धाराएं, 302 मतलब हत्या की है, 307, 120B, 34 मतलब षड्यंत्र किया है। ये समझने की कोशिश करना है कि किस तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण का हित भाजपा में सुरक्षित है, ये लिख लीजिए कि जब तक भाजपा रहेगी सरकार में, सत्ता में, ब्राह्मण का उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। क्योंकि ज्यों ज्यों भाजपा का हिंदुत्व मजबूत होगा, भाजपा का हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, ब्राह्मण का वैसे ही पतन होगा। पतन का कारण बता देता हूं एक और इसके बाद वाणी का विराम देता हूं, अध्यक्ष महोदय का आदेश लेता हूं। भाजपा एक पॉलिसी लाई 2014 से पहले नहीं थी कि जो भी ब्राह्मण समाज की बेटी किसी नॉन ब्राह्मण के यहाँ शादी करेगी, नॉन ब्राह्मण भी नहीं, SC ST वर्ग में शादी करेगी, 5 लाख रुपए का लालच देकर एक इनाम दिया जाएगा। किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी। क्या आप ऐसे ब्राह्मण किसी हिंदुत्व को मानेगा? मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर हमने एक डाटा खोजा, उसमें करीब 1200 ब्राह्मणों की लड़कियों ने पैसे की लालच में, क्योंकि वो इतने गरीब थे, उन्होंने दलित के घर में शादी करना मंजूर कर दिया। 1200 लड़कियां। कल्पना करिए कि कितनी ब्राह्मण लड़कियों का, आप समझ रहे होंगे कि मैं जब एक स्टेट की बात कर रहा हूं, ये जो जिस हिंदुत्व की ये लोग बात कर रहे हैं, इनमें और बामसेफ की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। आप जितनी गाली बामसेफ को देते हैं, उतनी ही गाली इस भाजपा को दें, तब जानेंगे कि आप ब्राह्मण हैं। और मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं, मैं कहूंगा उदाहरण के साथ कि आज के 2014 से पहले की एक भी सरकार ने ना कभी महामंडलेश्वर से के लिए कहा कि नान ब्राह्मण बनेगा, ना मध्य प्रदेश में 600 पुजारियों को धक्के मारकर निकाल दिया मंदिरों से और नान ब्राह्मणों को उसमें पुजारी बनाया। वो पुजारी रामचरितमानस नहीं, भीमचरितमानस पढ़ेंगे और सारे समाज को उसका अनुपालन करना पड़ेगा। अभी आपके तमिलनाडु में 6000 ब्राह्मणों को धक्के मारकर निकाल दिया गया है और वहां पर नान ब्राह्मण पुजारियों को पूजा पाठ के लिए नियुक्त किया गया है। ये सरकार का अधिकार नहीं है, ये मंदिर हमारी स्वेच्छा है, हमारी श्रद्धा है। क्या मस्जिदों में भी तय करते हैं सरकार या सरकार के लोग? आप यही बामसेफ कहती है, बामसेफ कहती है कि गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनाओ। भाजपा भी वही कहती है। बामसेफ भी कहती है ब्राह्मणों की बहन बेटियों को शादी करके बहू बनाकर घर लाओ। भाजपा भी वही कहती है। क्या फर्क बचा? इससे अच्छा हम बामसेफ को वोट दे देंगे, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। किस आधार पर भाजपा को वोट देंगे? जब तक आप हिंदुत्व की राजनीति में और हिंदुत्व के इस एजेंडे में फंसेंगे। हिंदुत्व मतलब क्या कि 3% लोग 97% का ठेका लेकर बैठे हुए। 3% लोग अगर अपने आप को बचाना है तो ये धर्म और देश का कुछ दिन के लिए ठेका झोले में खूटी में टांग दीजिए। स्वाहित, समाजहित सर्वोपरि मानकर काम करिए। मेरा यही आखिरी में निवेदन है और आप सभी आए हैं, आप सबका मैं एक
एक बार ताली बजाकर मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इतने दूर से आप लोग आए। अपने लिए बजा लीजिए भैया, पीछे वाले बजा लीजिए, अपने लिए बजाने की बोलना, मेरे लिए बात नहीं बजा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब आपसे विदा लेता हूं। अनीता मिश्रा जी, आप सब लोग जो है, आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि जो भी कंक्लूजन निकला है, भगवान परशुराम जी की सौगंध आप दिलवाएं। और आज जो 21 लोगों की समिति बनेगी यहाँ, वो समिति का एक ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप पर, और उस ग्रुप में जो भी श्रेष्ठ जन होंगे, जो निर्णय लेंगे जिस घटना पर, जिस मुद्दे पर, राजनीति पर, हम युवा उसी निर्णय पर चलने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे कुएं में कूदो, कूदेंगे। आप कहेंगे लड़ जाओ, लड़ेंगे। आप कहेंगे गोली खाओ, खाएंगे। और मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अभिषेक शुक्ला आ रहे हैं, मुकदमा लग जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा, उत्तर प्रदेश का हर मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं, लड़ूंगा मैं। करिए ना मुकदमा, कितने मुकदमे करेंगे? मुकदमे से नहीं डरना है कभी भी। मैं कह रहा हूं, जब तक जिंदा हूं, चाहे खून बहाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं आपका मुकदमा मैं झेलूंगा, मैं लड़ूंगा। आदरणीय राजेंद्र नाथ जी शपथ दिलाएंगे और आप कंक्लूजन करेंगे। मैं चाहता हूं कि सभा का समापन करें। आदरणीय मिश्रा जी। दरअसल क्या होता है, एक छोटी सी बात जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियों को देखने के बाद मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ता। एक बार कहा गया कि भाई बारात आएगी, लेकिन उसमें जो बूढ़े नहीं आएंगे, जवान जवान आएंगे। बारात गई और वहाँ एक प्रश्न रखा गया कि शादी तब होगी जब ये नदी में दूध भर दिया जाएगा, पानी खाली कर दिया जाएगा। बच्चों के पास जवाब नहीं था। बारात वापस आने लगी, लेकिन बारात में लड़के का डाना जबरदस्ती आ गया था। उसे कहा भाई मुझे ना बोरे में छुपा के ले चल, लेकिन मेरी तमन्ना है, मेरे बेटे पोते दोते की शादी है, तो मैं देख तो लूँ। जब बारात वापस आने लगी तो उन्होंने कहा अरे ये बूढ़ा बहुत देर से बैठा है, पड़ा है, निकालो उसको बोरे में से। बेचारे परेशान हो गया, बूढ़े को निकाला। बोले क्या बात होगी? बारात बोले बारात इसलिए वापस जा रही है कि उनकी जो नदी है दूध कैसे भरे। अब बोले बस किसी बात। बोले क्यों? कि जाओ उनसे कह दो तो आशीर्वाद बड़ों का अनुभव बहुत जरूरी है।